देश भर में 50,000 के करीब पहुंची कोरोना संक्रमितों की संख्या। अब तक 1,694 लोगों की मौत की खबर। 14,000 से अधिक मरीज ठीक हुए, लेकिन लगातार हो रही है संक्रमितों की संख्या में बढ़ोतरी। कांग्रेस शासित मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक में सोनिया का केंद्र परिवार कोरोना वायरस को लेकर पूछा। 17 मई के बाद क्या है सरकार का प्लान? मनमोहन और राहुल ने भी कार्यशैली पर उठाया सवाल। दिल्ली और आंध्र प्रदेश के बाद अब यूपी में भी महंगी हुई है शराब। पेट्रोल डीजल के दाम भी बढ़े। कोरोना के कारण राजस्व में आई गिरावट के बाद लिया गया ये फैसला। और कश्मीर का मोस्ट वांटेड आतंकी मुठभेड़ में ढेर। सुरक्षा बलों ने हिजबुल के टॉप कमांडर रियाज नाइकू को मार गिराया। अलग अलग एनकाउंटर में 4 आतंकी मारे गए। और यूरोप का एपिसेंटर बना ब्रिटेन। यहां कोरोना से मौतों का आंकड़ा इटली से भी ज्यादा। जून तक अमेरिका में रोजाना 3,000 मौतों का अंदेशा। आंतरिक रिपोर्ट में दावा, ट्रंप प्रशासन संक्रमण और मौतों का अनुमान कम बता रहा है। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका देश की बात में। मैं हूं राजश्री आपके साथ। और आज देश की बात की शुरुआत हम करेंगे एक ऐसी खबर के साथ जिसमें हमारे सुरक्षा बलों की शौर्य की गाथा है। जी हां, सुरक्षा बलों ने कश्मीर में एक ऐसे आतंकी को मार गिराया है जो सरगना था और हिजबुल का एक कमांडर भी था, जो माना जा रहा था कि सबसे ज्यादा वांछित था। नाइकू को आज हमारे सुरक्षा बलों ने मार गिराया। ये पूरी कहानी आपके सामने रखेंगे और सुरक्षा बलों की इस शौर्य गाथा को सलाम करेंगे आज देश की बात में। उधर अगर कोरोना महामारी की बात करें तो संक्रमण की रफ्तार अब तेजी से बढ़ रही है। संक्रमितों की संख्या कुल 50,000 के ऊपर पहुंच गई है। अब ये सच्चाई है कि रिकवरी रेट में भी इजाफा तो हो रहा है, लेकिन डेथ रेट के बढ़ने से मुश्किलें भी बढ़ गई हैं। ऐसे में ये जानने की कोशिश करेंगे कि पूरे भारत में इस वक्त आंकड़ा कहां छू रहा है, किस तरह के अंदेशे, किस तरह के खतरे की बात चल रही है, ये भी आज देश की बात में समझेंगे। खतरा और अंदेशा और आशंका की यदि बात करें तो विपक्ष ने कैसे कई आशंकाएं उठाई हैं, ये देखेंगे। और ये भी समझने की कोशिश करेंगे क्या वाकई सरकार के पास कोई स्पष्ट कार्यक्रम नहीं है इस महामारी से निपटने के लिए, और इस वजह से अभी तक पहले क्रिया और उसके बाद प्रतिक्रिया देखी जा रही है। ये देखेंगे कि अभी तक जो कुछ भी किया है भारत ने, क्या वाकई वो महामारी के अंदेशे को, महामारी से होने वाले नुकसान के अंदेशे को, आशंका को समझने के साथ किया है। 17 तारीख के बाद क्या प्लान है सरकार का, अभी तक कुछ भी स्पष्ट नहीं है। कांग्रेस ने भी यही सवाल उठाया है। आज सोनिया गांधी ने उन तमाम मुख्यमंत्रियों से बातचीत करते हुए, कॉन्फ्रेंस करते हुए, जहां पर भी कांग्रेस शासित सरकार है, उन सभी मुख्यमंत्रियों से बात करते हुए ये सरकार उठाया है। मनमोहन सिंह ने भी और राहुल गांधी ने भी इन्हीं सवालों में सुर मिलाया है। तो आज हम समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर इन सवालों में दम कितना है और वाकई इसका जवाब क्या है। उधर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने विशेषकर महाराष्ट्र की स्थिति पर चिंता जताई है। महाराष्ट्र की स्थिति क्या है और किस तरह से वहां निपटने की तमाम कोशिश चल रही है कोरोना से, ये भी देखेंगे। और आपको तेलंगाना भी ले चलेंगे, जो जहां पर सरकार ने लॉकडाउन को आगे बढ़ाने का फैसला कर लिया है। सीएम चंद्रशेखर राव ने लॉकडाउन को अब 29 मई तक बढ़ा दिया है। इसके पहले भी कई ऐसे मुख्यमंत्री हैं जो कह चुके हैं कि लॉकडाउन को बढ़ाना चाहिए, लेकिन लॉकडाउन बढ़ाना ही क्या वाकई कोई उपाय है, या इसे ऐसा समझा जाना चाहिए कि जो समस्या है उससे डरकर आंखें बंद कर लिया जा रहा है, और इसके एक तरह से, जैसे राहुल गांधी ने कहा था कि पॉज बटन दबा दिया जा रहा है। लेकिन वाकई इसका उपाय क्या है, निदान क्या है, इस पर क्या सरकारें अभी तक सोच पाई हैं, ये जांचने की, परखने की कोशिश होगी आज देश की बात में। उधर 17 मई को लॉकडाउन खत्म होने के बाद की स्थिति क्या हो सकती है, ये भी दिखाएंगे। और इस वक्त जबकि लॉकडाउन चल रहा है, उस दौरान जो मजदूरों को घर वापसी करवाई जा रही है, उसमें कहां कहां पर समस्याएं हो रही हैं, कहां कहां पर मजदूरों को दिक्कत हो रही है, ये भी देखेंगे। और विदेशों में जो लोग फंसे हुए हैं, उनको भारत आने के पहले कैसे दिशा निर्देश के पालन करने और क्या प्रक्रिया होगी, किस तरह की दिक्कत अभी वहां पर भी है,
ये भी आज समझने की कोशिश देश की बात में करेंगे। इन तमाम खबरों के बीच हम आपको ये भी दिखाएंगे कि कैसे पेट्रोल डीजल की कीमतें कई राज्यों में लगातार बढ़ाई जा रही हैं और अब उत्तर प्रदेश में भी पेट्रोल डीजल की कीमत बढ़ा दी गई है और साथ ही शराब की कीमत को भी बढ़ाया गया है। जो सरकार के राज्य की सरकारें हैं वो अपना राजस्व बढ़ाने के लिए इन कोशिशों से कितना सफल हो पाएंगी और अभी तक क्या घाटा लगा है राज्यों को, ये भी देखेंगे आज देश की बात में। और इन तमाम खबरों के बीच हम आपको ये भी दिखाएंगे कि पेट्रोल और डीजल का जो कि हम सब के लिए बहुत ज़रूरी है, उसका जो रिज़र्व है वो हमें किस ओर इशारा कर रहा है। वैक्सीन बनाने की तैयारियों पर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है, इसके पहले इजराइल दावा कर चुका है कि वो वैक्सीन बना चुका है। ऐसे में प्रधानमंत्री मोदी का ये बयान बहुत अहम है। पूरी दुनिया को ये उम्मीद है कि भारत की तरफ से ही वैक्सीन आएगा। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि वो वैक्सीन बनाने की तैयारियों का जायजा ले रहे हैं, लेकिन भारत अभी तक कहां पर पहुंचा है ये हम देखेंगे आज इस खास कार्यक्रम में आपके साथ। और इसके अलावा ट्रंप की असफलता और अमेरिका की स्थिति, साथ ही ब्रिटेन कैसे एपिसेंटर बनता जा रहा है कोरोना का, ये भी हम आपको दिखाएंगे। तो इन तमाम खबरों के साथ हम आज के दिन के ऐतिहासिक महत्व का भी जिक्र करेंगे और ऐसे सितारों को भी याद करेंगे जो हमारे जहन में, हमारे दिल में बसते हैं। चलिए शुरू करते हैं देश की बात के इस नए सफर को। कश्मीर घाटी से एक बड़ी खबर आई है। एनकाउंटर में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। हिजबुल मुजाहिदीन का टॉप कमांडर रियाज नाइकू मारा गया है। 2 अलग अलग एनकाउंटर में कुल 4 आतंकियों को हमारे सुरक्षा बलों ने ढेर कर दिया। रियाज नाइकू को A++ कैटेगरी का आतंकी माना जाता था, जिस पर 12 लाख का इनाम था। उसने घाटी में सब्जार भट्ट की मौत के बाद हिजबुल मुजाहिदीन के मुखिया का पद संभाल लिया था। सुरक्षा एजेंसियों ने इससे पहले उसे कई बार घेरा था, लेकिन हर बार वो किसी तरह से बचकर भाग निकलने में सफल हो जाता था। एक हिसाब के शिक्षक से आतंकी बनने की जो कहानी है रियाज की, वो अपने आप में एक ऐसी कहानी है जो बता रही है कि घाटी के अंदर किस तरह की मानसिकता युवाओं में पलने लगी थी और अब सुरक्षा बलों ने उस पर कंट्रोल करना, उसको काबू में करना शुरू किया है। अब पूरी रिपोर्ट आप देख सकते हैं कि किस तरह से ये सफलता हमारे सुरक्षा बलों को हाथ लगी। 2 अलग अलग मुठभेड़ों में आतंकी संगठन हिजबुल मुजाहिदीन के टॉप कमांडर रियाज नाइकू सहित 4 आतंकियों को सुरक्षा बलों ने मार गिराया। पुलवामा के बेगपोरा में एनकाउंटर के दौरान सुरक्षा बलों ने नाइकू को ढेर कर दिया। सुरक्षा बलों को गांव में नाइकू और उसके कुछ साथियों की मौजूदगी की पुख्ता खबर मिली थी। मंगलवार को उस घर के बाहर घेराबंदी की गई थी जहां नाइकू के छिपे होने की खबर मिली थी। रियाज नाइकू कश्मीर में सबसे ज्यादा समय तक सक्रिय रहने वाला आतंकी था। उसे मोस्ट वांटेड आतंकियों की A++ कैटेगरी में रखा गया था। उस पर 12 लाख रुपए का इनाम भी था। कई पुलिसकर्मियों के अपहरण और उनके मर्डर में भी नाइकू शामिल था। सबसे बड़ी कामयाबी जो सिक्योरिटी फोर्सेस की है कि रियाज नाइकू जो हिजबुल मुजाहिदीन का कमांडर था और ये अभी जब बुरहान वानी और उसके बाद इट्टू के मारे जाने के बाद इसके पास पूरी कमांड थी हिजबुल मुजाहिदीन की और ये अभी लगा हुआ था कि फिर वापस जो है ये मिलिटेंसी वहां फिर उसको बढ़ाए, लोगों को रिक्रूट करे और ये एक बड़ा कल्ट फिगर बन गया हुआ था यूथ के बीच में। तो आज इसको सिक्योरिटी फोर्सेस ने मार गिराया। 2016 में बुरहान वानी के सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में मारे जाने के बाद यासीन इतू उर्फ महमूद गजनवी हिजबुल कमांडर बना था। उसकी मौत के बाद रियाज को इस आतंकी संगठन का कमांडर बनाया गया। नाइकू बुरहान वानी का करीबी था। 2018 में सेना की हिट लिस्ट में शामिल 17 आतंकियों में उसका भी नाम था। पाकिस्तान आने वाले समय में कश्मीर मुद्दे को इंटरनेशनल स्केल पे अपने हाथ से जाने नहीं देना चाह रहा है। और अभी ये जो खबर आई है रियाज नाइकू की, जो कि हिजबुल का टॉप कमांडर है और ऐसा कहा जा रहा है कि उसने काफ़ी मीडिया को इस्तेमाल करते हुए अपनी मशहूरी हासिल की पिछले थोड़े से समय में,
तो इसके चलते जो है पाकिस्तान बिल्कुल इस लकीर से नहीं हटे। दिसंबर 2012 में हिजबुल में शामिल होने के बाद नाइकू महज 5 सालों में संगठन का कमांडर बन गया। वो गुरिल्ला तकनीक में महारत रखता था और सोशल मीडिया पर एक्टिव था। इससे पहले वह कई बार एनकाउंटर में घेराबंदी से बचकर भाग निकला था, लेकिन इस बार उसकी किस्मत अच्छी नहीं थी और वह सुरक्षा कर्मियों की गोली का शिकार बन गए। ब्यूरो रिपोर्ट। रियाज नाइकू गौरतलब है कि बुरहान वानी जब मारा गया था तब उसके बाद हिजबुल मुजाहिदीन का कमान रियाज नाइकू के हाथ में आ गई थी, जिसके बाद से वो घाटी में आतंक का एक पोस्टर बॉय बनकर उभरा। उसने युवाओं को भड़काने की पूरी कोशिश की। रियाज नाइकू अक्सर सोशल मीडिया के जरिए युवाओं को भड़काता था और अपनी ओर जोड़ने की कोशिश करता था। यही कारण रहा कि सुरक्षा बलों को एक लंबे वक्त से इस कमांडर की तलाश थी, जो अब जाकर पूरी हुई। हम आपको ये भी बता दें कि पिछले एक हफ्ते में जम्मू कश्मीर में हलचल काफ़ी बढ़ी हुई है। यहाँ कई जगह सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ हुई है। इस बीच खबर ये भी है कि अवंतीपुरा में कुछ लोगों ने सुरक्षा बलों पर पत्थरबाजी शुरू की और वहाँ पर सुरक्षा बलों का विरोध करना शुरू कर दिया है। पिछले कुछ दिनों में करीब 8 जवान हमारे देश के शहीद हो चुके हैं इस तरह की घटनाओं में। अब बात करते हैं कोरोना महामारी का। देश भर में कोरोना वायरस से संक्रमित मरीजों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी की खबर है। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की ओर से जारी आंकड़ों को यदि देखें तो ये पता चलता है कि देश भर में कोरोना पॉजिटिव मामलों की कुल संख्या अब लगभग 50,000 को छू रही है। इसमें 33,514 सक्रिय मामले हैं, जबकि 14,183 लोग स्वस्थ हो चुके हैं, ऐसा कहा जा रहा है। और उधर कोरोना से मरने वालों की संख्या भी अब बढ़ रही है। महाराष्ट्र में कोरोना केस लगातार बढ़ते जा रहे हैं और दिल्ली और गुजरात की यदि बात करें तो यहाँ भी बड़ी संख्या में कोविड-19 के मरीजों का मिलना जारी है। हमें अंततोगत्वा उस स्थिति में पहुंचना है जब हमारे सारे जिले एक दिन ग्रीन जोन बनेंगे और वहां पर 21 दिन 28 दिन से कोई भी केस नहीं आया होगा। और इस आदर्श में स्थिति में पहुंचने के पहले बहुत सारी बाधाएं दिख रही हैं। यदि हम देखें तो देश में कोरोना मरीजों की संख्या 50,000 के ऊपर है। 5 राज्यों में कोरोना के कारण बुरा हाल है। महाराष्ट्र, तमिलनाडु, गुजरात, पंजाब और दिल्ली की स्थिति तो काफी गंभीर बताई जा रही है। उधर महाराष्ट्र में तो कोरोना से मरने वालों की संख्या 600 के करीब पहुंच गई है। पिछले कुछ दिनों की बात करें तो मौतों का आंकड़ा जिस तरह से बढ़ा है वो हैरान और परेशान कर देने वाला है। देश में कोरोना का कहर मई के महीने में ज्यादा तेजी से बढ़ना शुरू हुआ है। कोरोना से देश में कुल मौतों में 28% केवल 5 दिनों में हुआ है। इसी से समझ में आ रहा है कि अब इस कहर को देखते हुए सरकार को काफी गंभीर निर्णय लेने पड़ सकते हैं, लेकिन ये निर्णय क्या होंगे ये अभी देखना बाकी है। जानलेवा कोरोना वायरस के कारण देश भर में 1,680 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है और ये सिलसिला अभी भी जारी है। कुल मौतों में से 609 मौतें केवल 5 दिन में हुई है। 30 अप्रैल को कोरोना से देश में 74 लोग मारे गए थे, तो वहीं 1 मई को 68, 2 मई को 99, 3 मई को 70 और 4 मई को 99 लोगों की मौत हुई थी। 5 मई को मृतकों का आंकड़ा अचानक बढ़कर 199 पहुंच गया। इसमें बंगाल से 72 मौतें भी शामिल हैं, जिसे पहले अन्य बीमारियों के कारण हुई मौत माना गया था। देश में कोरोना के कुल मौतों का 28% सिर्फ 5 दिन में आया है। संक्रमितों की संख्या और मौतों का आंकड़ों में अचानक उछाल आने पर केंद्र सरकार ने प्रतिक्रिया दी। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि कुछ राज्यों से नए मामलों की रिपोर्ट देर से मिलने के कारण कोरोना के मामलों में तेजी आई है। पिछले कुछ दिनों से देश में संक्रमितों और मृतकों के जो आंकड़े आ रहे हैं वो काफी डराने वाले हैं। कोरोना वायरस को लेकर चिंता लगातार बढ़ती जा रही है। हालांकि सरकार लोगों को इस बात का भरोसा दिला रही है कि स्थिति काबू में है और सरकार इससे निपटने में पूरी तरह सक्षम है, लेकिन लोगों को भी सामाजिक दूरी बनाने समेत उन तमाम दिशा निर्देशों का पालन करना होगा जो इस संक्रमण को रोकने के लिए जरूरी है। ब्यूरो रिपोर्ट। उधर कोरोना वायरस महामारी को रोकने के लिए लागू किए गए लॉकडाउन के तीसरे चरण के दौरान सरकार ने ग्रीन जोन्स में काफी छूट दी है, जबकि
ऑरेंज और रेड जोन में भी शर्तों के साथ सीमित छूट मिली है। देश के कुल जिलों में से 43% से ज्यादा ग्रीन जोन्स में हैं अभी तक, जहां लोगों के आने जाने और काम करने पर लगी रोक एक तरह से हट सी गई है। कह सकते हैं कि 43% आबादी कोरोना संकट के बीच सामान्य जनजीवन की तरफ बढ़ चली है। इस बीच एक सवाल ये भी है कि क्या देश में हर्ड इम्यूनिटी का टेस्ट भी शुरू हो चुका है, जिसे तमाम विशेषज्ञ कोरोना के खिलाफ प्लान बी बता रहे हैं। ये प्लान बी क्या है, हर्ड इम्यूनिटी क्या होती है, ये आप भी ज़रूर जानना चाहेंगे। लेकिन इस बीच हम आपको ये भी बता दें कि अभी तक जितने टेस्ट की ज़रूरत थी, जितने किट्स की ज़रूरत थी, वो भी हमें नहीं मिल पा रही हैं। इसके अलावा जो निजी अस्पताल हैं वो जो भी टेस्ट कर रहे हैं उसके लिए मनमाना पैसा भी वसूल कर रहे हैं, यहाँ तक कि पीपीई के लिए भी वो पैसे ले रहे हैं। अब ऐसे में जाहिर सी बात है कि जो लोग टेस्ट कराना चाहते हैं वो भी हतोत्साहित है। देखिए रिपोर्ट। सोशल डिस्टेंसिंग के पालन की शर्तों के साथ ग्रीन जोन में दुकानें, बाजार, दफ्तर, ऑटो, टैक्सी, बस, कारोबारी और औद्योगिक गतिविधियों को इजाजत मिली है। इन इलाकों में लोग एक जगह से दूसरे जगह आसानी से आ जा सकते हैं। इस तरह से देश के करीब 43% जिलों की आबादी का एक तरह से कोरोना वायरस के प्रति एक्सपोजर बढ़ गया है। माना जा रहा है कि इससे अंदाजा लग सकेगा कि क्या ग्रीन जोन में लोगों के बीच कोरोना वायरस के प्रति हुई इम्यूनिटी विकसित हो रही है। हालांकि इसे कुछ हद तक ही हर्ड इम्यूनिटी का टेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि ग्रीन जोन वो इलाके हैं जहां अब तक या तो एक भी कोरोना के केस नहीं आए हैं या फिर पिछले 21 दिनों में एक भी मामला नहीं है। आदर्श स्थिति में हर्ड इम्यूनिटी का टेस्ट तब कहा जा सकता है जब रेड जोन में भी लोग कोरोना के खतरे के बावजूद पहले की तरह अपनी सामान्य गतिविधियों को चलाते रहें। इस तरह से लोग बड़ी तादाद में कोरोना से संक्रमित होंगे और उनमें इसके खिलाफ प्रतिरोधक क्षमता विकसित होगी, जिसे हर्ड इम्यूनिटी कहा जाता है। ग्रीन जोन में संक्रमण का जोखिम बहुत कम है, इसलिए वहां पूरी तरह से सामान्य जनजीवन को भी हर्ड इम्यूनिटी का कुछ हद तक ही टेस्ट कर सकते हैं। फिलहाल देश में रेड जोन में 130 जिले हैं, जबकि ऑरेंज जोन में 284 और ग्रीन जोन में 319 जिलों को रखा गया है। यहाँ ये भी जानना जरूरी है कि आखिर हर्ड इम्यूनिटी क्या है। जब बहुत सारे लोग किसी संक्रामक बीमारी के प्रति इम्यून हो जाते हैं, यानी उनमें उस रोग के प्रति प्रतिरोधक क्षमता विकसित हो जाती है, तो उसे हर्ड इम्यूनिटी कहते हैं। विशेषज्ञों के मुताबिक अगर 60 से 85% आबादी में इम्यूनिटी आ जाए तो इसे हर्ड इम्यूनिटी कहेंगे। डिप्थीरिया में आंकड़ा 75%, पोलियो में 80 से 85% और मीजल्स में 95% है। ब्यूरो रिपोर्ट। उधर निजामुद्दीन मरकज मामले में दिल्ली पुलिस की गिरफ्त से बाहर चल रहा तबलीगी जमात के मुखिया मौलाना साद के बेटे से क्राइम ब्रांच ने पूछताछ की है। सूत्रों के मुताबिक पूछताछ उन 20 लोगों के गायब होने को लेकर हुई जो दिशा निर्देशों को धता बताकर निजामुद्दीन मरकज में जलसे में शामिल हुए थे या फिर मरकज के मैनेजमेंट टीम का हिस्सा थे। निजामुद्दीन मरकज मामले में आपराधिक केस दर्ज होने के बाद से ही ये 20 लोग फरार हैं। दिल्ली पुलिस इनकी तलाश कर रही है। पुलिस को तबलीगी जमात के मुखिया मौलाना साद की भी तलाश है और उन्हें इसे लेकर कई नोटिस भेजे जा चुके हैं। माना जा रहा है कि जल्दी मौलाना साद की गिरफ्तारी हो सकती है। इससे पहले दिल्ली पुलिस की टीम पिछले महीने यूपी के शामली में मौलाना साद के फार्म हाउस पर छापा मार चुकी है। अब बात करते हैं तेलंगाना की। तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने राज्य में लॉकडाउन की अवधि 29 मई तक बढ़ाने का ऐलान कर दिया है। ये घोषणा ऐसे वक्त की गई है जब कोरोना वायरस का प्रसार रोकने के लिए केंद्र सरकार द्वारा देश भर में लगाया गया लॉकडाउन 17 मई को खत्म हो रहा है। मुख्यमंत्री केसीआर ने कहा है कि लोगों को जरूरी वस्तुओं की खरीदारी का काम शाम 6 बजे तक कर लेना चाहिए और अपने घर पहुंच जाना चाहिए। राज्य में शाम 7 बजे से कर्फ्यू लागू कर दिया जाएगा और इस दौरान अगर किसी को बाहर पाया गया तो पुलिस उसके खिलाफ कार्रवाई करेगी। उधर देश में कोरोना वायरस के बढ़ते प्रकोप और लॉकडाउन के बाद की स्थिति पर कांग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी ने कांग्रेस शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक की है। इस दौरान सोनिया और कांग्रेस शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने
केंद्र सरकार पर हमला भी बोला। कांग्रेस के अंतरिम अध्यक्ष ने मोदी सरकार पर हमला करते हुए कहा कि सरकार को ये बताना चाहिए कि उसने किस पैमाने पर लॉकडाउन को लागू किया और 17 मई को लॉकडाउन हटने के बाद उसके पास क्या योजना है। इस बैठक में पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और पूर्व पार्टी अध्यक्ष राहुल गांधी समेत कई नेता मौजूद रहे। कांग्रेस ने एक बार फिर आरोप लगाया है कि सरकार के पास कोरोना महामारी को लेकर कोई ठोस योजना नहीं है। अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी ने कांग्रेस शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक में मोदी सरकार पर जमकर निशाना साधा। कांग्रेस अध्यक्ष ने केंद्र पर हमला करते हुए कहा कि सरकार को ये बताना चाहिए कि उसने किस पैमाने पर लॉकडाउन को लागू किया और 17 मई के बाद उसके पास क्या योजना है। कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि 17 मई के बाद क्या होगा ये कोई नहीं जानता। मोदी जी से हम यही कहेंगे, तू इधर उधर की बात ना कर, ये बता कि कारवां कैसे लूटा। और जनता को राहत नहीं देंगे, उल्टा टैक्सों का बोझ ला देंगे तो विपक्ष तो सवाल पूछेगा ही। एक तरफ कोरोना और आर्थिक संकट की मार प्रांत झेल रहे हैं और दूसरी तरफ मोदी सरकार की अनदेखी की। ये केवल कांग्रेस शासित प्रदेशों तक सीमित नहीं, हर प्रांत की यही व्यथा और दुर्दशा है। बैठक में शामिल पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने भी केंद्र सरकार पर वार किया। मनमोहन ने कहा, सबकी चिंता यही है कि लॉकडाउन के बाद क्या होगा। सरकार को बताना चाहिए कि उसके पास क्या योजना है और इस संकट से कैसे निपटा जाएगा। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने कहा कि कोविड के साथ लड़ाई में बुजुर्गों, डायबिटिक और हार्ट मरीजों को बचाना अहम है। तो वहीं पूर्व वित्त मंत्री पी चिदम्बरम ने कहा कि राज्यों के सामने वित्तीय संकट गहराता जा रहा है, केंद्र सरकार की ओर से कोई मदद नहीं मिल रही है। कोविड-19 की लड़ाई को कमजोर करने पर उतारू है। कांग्रेस पार्टी इसके अंदर भी सियासत कर रही है। राहुल जी, सोनिया जी और मनमोहन सिंह जी रोज एक नया सवाल खड़ा कर देते हैं और जिस तरह का सवाल खड़ा करते हैं उन सब सवालों का जवाब पहले से दिया जा चुका है। इस बैठक में मौजूद कांग्रेस शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों के भी निशाने पर केंद्र सरकार रही। पंजाब के सीएम अमरिंदर सिंह ने कहा कि दिल्ली में बैठे लोग जमीनी हकीकत जाने बिना जोन का वर्गीकरण कर रहे हैं। तो वही राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बोले कि जब तक लोगों और राज्यों को आर्थिक पैकेज नहीं मिलेगा, देश कैसे आगे बढ़ेगा। हम लगातार केंद्र सरकार से पैकेज की मांग कर रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई जवाब नहीं मिला है। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने बताया कि अभी राज्य मुश्किल आर्थिक हालात का सामना कर रहा है और उन्हें तुरंत मदद की जरूरत है। कांग्रेस शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों के संग बैठक में कोरोना महामारी से निपटने के सरकार की कोशिशों और देश के विभिन्न हिस्सों में फंसे प्रवासी मजदूरों और कामगारों को वापस लाने के उपायों पर भी चर्चा हुई। ब्यूरो रिपोर्ट। उधर यदि हम पीएमआई की बात करें तो देश में पीएमआई का जो इंडेक्स है वो 49.3 था। सर्विस पीएमआई इंडेक्स 49.3 से घटकर 5.4 पर आ गया है और ये इतनी बड़ी गिरावट है जिससे ये साबित हो रहा है कि देश में अभी तक जो अभी आने वाले समय में जो नौकरियां हैं वो भी जाएंगी और इसके अलावा जो वृद्धि दर है देश में वो बहुत नीचे जाएगी। ये इंडेक्स जितना ही नीचे जाता है उतना ही ये समझ में आता है कि हमारी आर्थिक स्थिति आगे बढ़ेगी या पीछे आएगी। ये अभी तक अपने सबसे निचले स्तर पर आ चुका है 5.4। पहले लगभग 50 पर था, अब 5 पर है। 10 गुने का फ़र्क है। आप ये समझ सकते हैं कि आने वाले दिनों में कितना ज़्यादा फ़र्क पड़ सकता है। उधर कोरोना वैक्सीन को लेकर दुनिया के तमाम बड़े देश रिसर्च कर रहे हैं। भारत भी इसमें पीछे नहीं है। महामारी से मानवता को बचाने के लिए जल्द से जल्द वैक्सीन बनाने का प्रयास चल रहा है। इजराइल और इटली ने जहाँ वैक्सीन बनाने का दावा किया, वहीं कहा जा रहा है कि भारत भी काफ़ी नज़दीक पहुँच गया है। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना वैक्सीन डायग्नोसिस और टेस्टिंग पर टास्क फोर्स टीम के साथ बैठक की और अब तक के डेवलपमेंट के बारे में, विकास के बारे में एक एक करके जानकारी हासिल की है। खबरों के मुताबिक वैक्सीन के विकास को लेकर पीएम मोदी ने पूरा भरोसा दिलाया है और कहा है कि इसके लिए संसाधनों की कोई कमी नहीं आने दी जाएगी और जो कुछ भी चाहिए वो सब सरकार मुहैया कराएगी। भारतीय वैक्सीन कंपनियां अपनी गुणवत्ता, विनिर्माण क्षमता और वैश्विक मौजूदगी के लिए जानी जाती है। यही कारण है कि इस संकट के वक्त विश्व भारत की ओर आशा भरी निगाहों से देख रहा है।
देश के साथ पूरी दुनिया की उम्मीदों को पूरा करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना वायरस का वैक्सीन बनाने की कोशिशों की समीक्षा की। उन्होंने कोरोना वैक्सीन डेवलपमेंट, ड्रग डिस्कवरी, डायग्नोसिस और टेस्टिंग पर बनी टास्क फोर्स की बैठक में शिरकत की। प्रधानमंत्री ने बताया कि देश में कोरोना की 30 वैक्सीन के विकास का काम अलग अलग स्टेज पर है। इनमें से कुछ का ट्रायल भी शुरू होने वाला है। खबरों के मुताबिक कोरोना की दवा बनाने के लिए 3 तरह से आगे बढ़ा जा रहा है। पहला, अभी जो दवाएं मौजूद हैं उनके इस्तेमाल की संभावनाएं खोजी जा रही हैं। इस कैटेगरी में 4 दवाओं की जांच की जा रही है। दूसरा, नई दवाएं और मॉलिक्यूल तैयार किए जा रहे हैं। और तीसरा, पेड़ों के अर्क और उत्पादों में एंटीवायरल की संभावनाएं तलाशी जा रही है। सूत्रों के मुताबिक पीएम मोदी चल रही तैयारियों से संतुष्ट दिखे हैं। सूत्रों के अनुसार पीएम मोदी इस बात से संतुष्ट नजर आए कि एकेडमिक से जुड़े लोगों, इंडस्ट्री और सरकार की कोशिशों के अच्छे नतीजे आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि ऐसी तेजी और तालमेल रूटीन कामों में भी होनी चाहिए। संकट में क्या संभव हो सकता है, ये सोच हमारे वैज्ञानिकों के नियमित काम का हिस्सा होनी चाहिए। प्रधानमंत्री ने दवाओं की खोज में कंप्यूटर साइंस, केमिस्ट्री और बायोटेक्नोलॉजी के वैज्ञानिकों के एक साथ आने की तारीफ की। उन्होंने कहा कि लैब में दवा बनाने और टेस्टिंग पर हैकाथन का आयोजन होना चाहिए। इसके विजेता को आगे की रिसर्च के लिए स्टार्टअप कंपनियों में मौका दिया जा सकता है। कोरोना संकट के बीच प्रधानमंत्री मोदी ने उन सभी की तारीफ की जो इस मुश्किल घड़ी में अपना अमूल्य योगदान दे रहे हैं। पीएम मोदी ने कहा कि बेसिक से एप्लाइड साइंस तक के वैज्ञानिक जिस तरह इंडस्ट्री के साथ मिलकर काम कर रहे हैं, ये अच्छी बात है। हमें इसी तरह आगे बढ़ना चाहिए। ऐसा करने से हम विज्ञान के क्षेत्र में दुनिया के सबसे अग्रणी देशों में शामिल हो सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट। तो जिस वक्त देश वैक्सीन बनाने में व्यस्त है, लेकिन आंकड़ों की यदि हम बात करें, जैसा कि हम आपको दिखा रहे हैं कि कोरोना महामारी के आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं और तमाम दावों के बावजूद आर्थिक स्थिति भी डवाडोल हो रही है और इन सब का जो प्रभाव पड़ रहा है वो हमारे उन लोगों पर पड़ेगा जो रोजगार कर रहे हैं या जो कामगार हैं। ऐसे में यदि अभी तक की भी स्थिति की हम बात करें तो लॉकडाउन में हम सबको कुछ न कुछ मुश्किलें हुई होंगी, लेकिन इन तमाम मुश्किलों से एक लाभ ज़रूर हुआ कि हम कोरोना महामारी को बहुत हद तक कंट्रोल करने में, उस पर काबू पाने में कामयाब हुए हैं। लेकिन ये कामयाबी कब तक बरकरार रहेगी ये देखना होगा। और सबसे बुरा असर लेकिन लॉकडाउन का पड़ा है प्रवासी मजदूरों पर। सबसे ज़्यादा मुश्किल में यदि कोई है तो वो मजदूर हैं जो जाकर दूसरे राज्यों में काम करते थे और अब अपने राज्य में वापस आ रहे हैं, जिन्हें इन मजदूरों को न तो उनके अपने राज्य लेकिन अपना रहे हैं और न वो राज्य उन्हें अपना मान रहे हैं जहां वो अब तक काम करते रहे। राज्य जो पनाह देने को तैयार दिख रहे हैं, जहां उनका घर बार है, ऐसे भी कोई राज्य शायद ही कोई हो जो कहे कि वो वहां से छोड़कर न जाएं। हालांकि कर्नाटक ने प्रवासी श्रमिकों को भरोसा दिलाया है कि उन्हें राज्य छोड़कर नहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। उधर पंजाब ने भी पहले कहा था कि मजदूर चाहें तो कुछ खास दिशा निर्देशों के साथ उन्हीं राज्यों में रह सकते हैं। लेकिन जिन राज्यों ने भी मजदूरों को अपने कार्य क्षेत्र में, कर्म क्षेत्र में रहने की इजाज़त दी है, उसके भी कुछ खास शर्तें हैं और वहाँ पर भी मजदूर परेशान कम नहीं है। लेकिन फिर भी उन मजदूरों के लिए राहत की खबर तो ज़रूरी ही है जो आज की तारीख में बंजारा बनकर घूम रहे हैं। अपनों से ठुकराए जाने का दर्द आज महाराष्ट्र का प्रवासी श्रमिकों का तबका झेल रहा है। आज श्रमिकों के लिए उनके अपने प्रदेश के दरवाजे भी बंद हो गए हैं। ना वे कर्म भूमि के रहे और ना ही जन्मभूमि के। देश में कोरोना वायरस की मार सबसे ज्यादा महाराष्ट्र पर पड़ी है। यहाँ मरीजों का आंकड़ा 15,000 के पार जा चुका है। इसके चलते कई राज्य अपने प्रवासियों को वापस बुलाने में कतरा रहे हैं। पश्चिम बंगाल सरकार ने मंगलवार को अपने राज्य के प्रवासी श्रमिकों को महाराष्ट्र से वापस लाने से साफ इनकार कर दिया। महाराष्ट्र सरकार बंगाल के 2600 प्रवासियों को 2 ट्रेन से भेजने को तैयार थी। पश्चिम बंगाल सरकार की प्रतिक्रिया महाराष्ट्र के लिए एक झटके की तरह रही, क्योंकि राज्य सरकार मंगलवार को पूरे दिन ममता सरकार के फैसले का इंतजार करती रही। पश्चिम बंगाल वापस जाने वाले प्रवासियों की पहचान भी कर ली गई थी। हालांकि उन्हें अभी स्टेशन नहीं लाया गया था और न ही टिकट ही जारी किए गए थे। दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश सरकार शुरुआती नानुकुर के बाद मुंबई, पुणे और ठाणे में फंसे प्रवासियों को वापस बुलाने के लिए तैयार हो गई।
उधर यूपी सरकार ने कहा है कि वो प्रवासियों को वापस लेने पर केंद्र सरकार की गाइडलाइन का पालन करेगी। उत्तर प्रदेश सरकार केंद्र की उस गाइडलाइन के हिसाब से प्रवासियों की वापसी करेगी, जिसके मुताबिक प्रवासियों की सिर्फ मेडिकल स्क्रीनिंग होगी और कोई लक्षण नहीं मिलने पर उन्हें यात्रा की अनुमति दी जाएगी। मुख्यमंत्री जी ने यह निर्देश दिया कि जहां ये जो कामगार और श्रमिक लौट रहे हैं, पर्याप्त संख्या में मेडिकल टीम भी जो है उपलब्ध रहे, ये बहुत आवश्यक है। ये निर्देश उन्होंने दिए कि क्वारंटाइन सेंटर और शेल्टर होम में जो लोग हैं उनको कम्युनिटी किचन से भोजन की व्यवस्था उनको सुचारू रूप से मिले। अलग अलग अधिकारियों को क्वारंटाइन सेंटर और अलग अलग अधिकारियों को जो किचन है उनकी जिम्मेदारी सौंपी जाए। इसके अलावा बिहार सरकार ने भी सभी प्रवासियों को बुलाने से अपने हाथ पीछे खींच लिए हैं और कहा है कि वह केस टू केस बेसिस पर ही कोई फैसला लेगी। उधर कर्नाटक के मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा ने लॉकडाउन के बीच राज्य में फंसे प्रवासी मजदूरों से वापस न लौटने की अपील की है। राज्य सरकार ने प्रवासियों को उनके राज्य में भेजने के लिए व्यवस्थित सभी स्पेशल ट्रेनों को रद्द करने का निर्णय लिया है। ये इसलिए क्योंकि राज्य सरकार से कन्फेडरेशन ऑफ रियल एस्टेट डेवलपर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया के नुमाइंदे मिले थे और कहा था कि मजदूरों के वापस जाने से व्यवसाय, भवन निर्माण और औद्योगिक गतिविधियां प्रभावित होंगी। राज्य सरकारों के इस रवैये के कारण अप्रवासी मजदूरों की मुश्किलें बढ़ी हैं। पुलिस थानों में आवेदन करने के लिए वे लाइनें लगा रहे हैं। उनके पैसे खत्म हो गए हैं, खाने को वे मोहताज हैं। भीड़ भाड़ के कारण संक्रमण का भी खतरा बढ़ा है। लॉकडाउन की मुसीबत के बाद अब कर्म भूमि में धक्के खाने की पीड़ा भी उनसे जुड़ गई है। ब्यूरो रिपोर्ट। शायद ही कोई ऐसा राज्य हो, शायद ही कोई ऐसा शहर हो जहां पर प्रवासी मजदूरों का ये दर्द देखने को नहीं मिल रहा हो। सरकारों ने बहुत बड़े बड़े नियम बनाए, बड़े बड़े दिशा निर्देश भी जारी किए, महामारी से निपटने के लिए कई तरह के विकल्प दिए गए और साथ ही कई तरह की रणनीति बनाई गई, लेकिन इन सभी रणनीतियों में ऐसा लगा जैसे इन मजदूरों का कोई ख्याल नहीं था। इनका दर्द बहुत जब चीख कर सरकारों के पास पहुंचा, तब भी मलहम लगाने के लिए बहुत कम लोग ही आगे आए। उधर प्रवासी मजदूरों और कामगारों को उनके मूल राज्य तक पहुंचाने के लिए चलाई जा रही श्रमिक ट्रेनें सांप्रदायिक उपद्रवों का केंद्र बन सकती हैं। अब ये एक नया डर रेलवे ने दिखाया है। इस बात की आशंका किसी और ने नहीं बल्कि रेलवे ने ही जताई है। इस बात की आशंका जताते हुए रेलवे ने अपने सभी जोन को भी सतर्क किया है। रेलवे ने श्रमिक स्पेशल ट्रेनों के लिए सभी जोन को जारी गाइडलाइंस में ट्रेन के अंदर भी यात्रियों के व्यवहार पर नजर रखने का निर्देश दिया है। रेलवे ने देश भर में श्रमिक स्पेशल ट्रेन चलाने के बाद अब सुरक्षा और सैनिटाइजेशन से जुड़े प्रोटोकॉल को लेकर विस्तृत गाइडलाइंस जारी की है। गाइडलाइंस में प्रोटोकॉल को प्रारंभिक स्टेशन, गंतव्य स्टेशन और ट्रेन यात्रा के 3 हिस्सों में बांटा गया है। इसमें कहा गया है कि ट्रेन के साथ ही स्टेशनों में प्रवेश और बाहर निकलने के रास्तों पर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की जाए। दिशा निर्देशों में बताया गया है कि सुरक्षा बलों की संख्या बढ़ाने के लिए पूर्व सैनिकों, होमगार्ड और यहां तक कि निजी सुरक्षा कर्मियों की व्यवस्था की जाए। गाइडलाइंस में यात्रियों के बीच किसी तरह की सांप्रदायिक या सामूहिक उपद्रव की संभावनाओं पर नजर रखने के लिए खुफिया एजेंसियों के साथ नजदीकी तालमेल बनाए जाने की बात कही गई है। दिशा निर्देशों के मुताबिक ऐसी किसी भी संभावना की जानकारी मिलने पर तुरंत सुरक्षा बढ़ाने जैसे आवश्यक उपाय कर लिए जाएं। किसी भी घटना की स्थिति में तत्काल राज्य पुलिस को जानकारी देकर जल्द से जल्द मदद लेने की बात भी गाइडलाइंस में कही गई है। ये भी कहा गया है कि शुरुआती और आखिरी स्टेशनों पर ट्रेन की हर हाल में अच्छी तरह सफाई कराकर उसे संक्रमण रहित भी किया जाए। साथ ही चलती ट्रेन में मौजूद यात्रियों के लिए साबुन और टॉयलेट की सफाई के लिए न्यूनतम संख्या में सफाई कर्मचारियों के भी इंतजाम किए जाएं। आंकड़ों के मुताबिक रेलवे को एक श्रमिक स्पेशल ट्रेन के संचालन के लिए हर चक्कर पर 80 लाख रुपए खर्च करने पड़ रहे हैं। रेलवे ने इन ट्रेनों में स्लीपर क्लास टिकट के किराए के अलावा 30 रुपए सुपरफास्ट चार्ज और 20 रुपए स्पेशल ट्रेन चार्ज भी जोड़ा है। हालांकि केंद्र सरकार का दावा है कि ये किराया प्रवासियों से वसूलने के बजाय 85% बोझ रेलवे वहन कर रहा है, जबकि 15% खर्च राज्यों से लिया जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट।
उधर श्रमिक स्पेशल ट्रेनों में अब तक करीब 70,000 यात्रियों को ले जाया जा चुका है। इसमें करीब 50 करोड़ का खर्च आया है। सोमवार शाम तक करीब 67 श्रमिक स्पेशल ट्रेन चलाई जा चुकी हैं, जबकि मंगलवार को 21 ट्रेनें बेंगलुरु, सूरत, साबरमती, जालंधर, कोटा, एर्नाकुलम के लिए चलाई जानी थी। हर ट्रेन औसतन 1000 यात्री लेकर चल रही है। 24 डिब्बों वाली ट्रेन में के हर डब्बे में 72 सीटें होती हैं, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग के चलते 54 सीटों पर ही यात्री बैठाए जा रहे हैं। लेकिन इस नए रिपोर्ट के बाद ऐसा भी लग रहा है कि क्या एक नई पृष्ठभूमि बन रही है। आने वाले दिनों में कोई ऐसी खबर आएगी जो बहुत अच्छी नहीं होगी, ये देखना होगा। उधर कोरोना संकट के बीच विदेशों में फंसे भारतीयों को निकालने का महाअभियान भी शुरू हो गया है। एयर इंडिया, वायुसेना और नौसेना इस अभियान का हिस्सा बन चुकी हैं। हालांकि इस बार लोगों की स्वदेश वापसी मुफ्त नहीं होगी। इसके लिए उन्हें यात्रा का पूरा खर्च देना पड़ेगा। खबरों के मुताबिक सबसे ज्यादा किराया अमेरिका से आने वाले भारतीयों को देना होगा, वहीं सबसे कम किराया बांग्लादेश से आने वाले भारतीय देंगे। इस अभियान को खाड़ी युद्ध के दौरान कुवैत से निकाले गए लोगों के बाद अब तक का सबसे बड़ा एयरलिफ्ट ऑपरेशन कहा जा रहा है। विदेश में अलग अलग जगहों पर करीब 2 लाख भारतीय फंसे हैं, जिन्हें कई चरणों में निकाले जाने की योजना बनाई गई है। कोरोना महामारी के बीच भारत सरकार ने विदेशों में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए महाअभियान चलाया है। पहले 7 दिन में 12 देशों से करीब 15,000 भारतीयों को विशेष विमानों के जरिए स्वदेश लाया जाएगा। इस महाअभियान को वंदे भारत मिशन नाम दिया गया है। इसके अलावा नेवी को भी इस महामिशन में उतार दिया गया है। मालदीव से 1000 भारतीयों को लाने के लिए नौसेना ने समुद्र सेतु अभियान लॉन्च किया है। 7 मई से 7 दिनों तक 12 देशों में फंसे करीब 15,000 भारतीयों को एयर इंडिया की 64 स्पेशल फ्लाइट्स के जरिए लाया जाएगा। फंसे हुए लोगों से फ्लाइट का किराया भी लिया जाएगा। अमेरिका, ब्रिटेन, बांग्लादेश, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, यूएई और सऊदी अरब समेत कई देशों से भारतीयों की वापसी होगी। अमेरिका से आने वाले भारतीयों से 1 लाख रुपए किराया वसूला जाएगा, जबकि ब्रिटेन से आने वालों को 50,000 रुपए देने होंगे और इसी तरह बांग्लादेश से दिल्ली आने वालों से 12,000 रुपए और कोची जाने वालों से 15,000 वसूले जाएंगे। इसी तरह खाड़ी देशों से आने वाले भारतीयों का किराया 15,000 रुपए से शुरू होगा। खबरों के मुताबिक कुल 10 राज्यों के लोग विदेश से वापस लौटेंगे। इनमें केरल, तमिलनाडु, महाराष्ट्र और दिल्ली शामिल है। इसके अलावा तेलंगाना, गुजरात, पंजाब, जम्मू कश्मीर, कर्नाटक और उत्तर प्रदेश के रहने वाले स्वदेश वापसी करेंगे। सिर्फ खाड़ी देशों में फंसे करीब 3 लाख भारतीयों ने अब तक वतन वापसी के लिए रजिस्ट्रेशन करा लिया है और इसी तरह बाकी देशों में बड़ी तादाद में लोग भारतीय दूतावासों और उच्चायोगों में रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं ताकि उनकी घर वापसी हो सके। ब्यूरो रिपोर्ट। अब उत्तर प्रदेश की बात करते हैं। उत्तर प्रदेश में कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। कोरोना के बढ़ते आंकड़ों ने योगी सरकार की चिंता बढ़ा दी है। यही वजह है कि सीएम योगी आदित्यनाथ ने कोरोना को लेकर बनी टीम 11 के साथ स्वास्थ्य सेवाओं की समीक्षा की है और लगातार कर भी रहे हैं। योगी सरकार की कोरोना से निपटने के साथ ही प्रदेश में बेहतर इमरजेंसी स्वास्थ्य सेवाएं देने की तैयारी है। इस तैयारी पर नजर डाल रही है ये खास रिपोर्ट। कोरोना को लेकर बनी टीम 11 के साथ सीएम योगी ने स्वास्थ्य सेवाओं की समीक्षा की। जानकारी के मुताबिक राज्य में आपातकालीन सेवाओं के लिए 75 जिलों के सरकारी अस्पतालों में 23,000 बेड के साथ 2,481 विशेषज्ञ डॉक्टरों की तैनाती की गई है। साथ ही सभी जिलों के 660 निजी अस्पतालों में 1 लाख से अधिक बेड का इंतजाम किया गया है। कोविड-19 के लिए लेवल 1, लेवल 2 और लेवल 3 के अस्पतालों में 41,000 आइसोलेशन बेड का भी इंतजाम है। यूपी के कोविड अस्पतालों में 1,250 से ज्यादा वेंटिलेटर की व्यवस्था है। साथ ही 21,000 से ज्यादा क्वारंटीन बेड का इंतजाम किया गया है। इमरजेंसी सेवाओं में लगे डॉक्टरों, पैरामेडिकल स्टाफ को संक्रमण से बचाने की विशेष ट्रेनिंग दी गई है। स्वास्थ्य से जुड़ी सामान्य समस्याओं के समाधान के लिए ई परामर्श की व्यवस्था लागू करके टोल फ्री नंबर भी जारी किया गया है। जिलों में टेली कंसल्टेंसी की सुविधा दी गई है। यूपी में कोरोना की बढ़ती रफ्तार ने योगी सरकार की टेंशन बढ़ा दी है। मरीजों की संख्या 2,880 तक जा पहुंची है, जिनमें 1,152 मरीज तबलीगी जमात से जुड़े हैं। राज्य के सबसे ज्यादा कोरोना प्रभावित शहर आगरा, कानपुर, लखनऊ और गौतम बुद्ध नगर हैं। ब्यूरो रिपोर्ट।
शराब की दुकानें खोलने को लेकर विपक्ष योगी सरकार पर लगातार सवाल उठा रही है। वहीं सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए शराब को महंगा कर दिया है। उत्तर प्रदेश कोई पहला राज्य नहीं है जिसने शराब पर एक तरह से कोरोना टैक्स बढ़ाया है। इसके पहले दिल्ली, हरियाणा भी ऐसा कर चुके हैं। तेलंगाना, आंध्र प्रदेश में भी ये हो चुका है। सरकार के इस फैसले से करीब 2070 करोड़ रुपए का अतिरिक्त राजस्व मिलने की उम्मीद है। उत्तर प्रदेश कैबिनेट की बैठक में फैसला लिया गया कि कोरोना के बढ़ते खतरे को देखते हुए शराब पर कुछ अतिरिक्त टैक्स लगाया जाएगा। देसी शराब भी महंगी हो गई है। उधर योगी सरकार ने पेट्रोल और डीजल की कीमतों में भी इजाफा किया है। कोरोना के कारण पेट्रोल की कीमतों में 2 रुपए और डीजल की कीमतों में 1 रुपए की बढ़ोतरी की गई है। तो लॉकडाउन के मद्देनजर जिस तरह से पूरे भारत में अर्थव्यवस्था की मंदी चल रही है, इस बीच राज्य सरकारों की ये मजबूरी कहीं न कहीं आम जनता के लिए बड़ी भारी पड़ेगी। उधर केंद्र सरकार ने एक बार फिर से पेट्रोल पर 10 रुपए और डीजल पर 13 रुपए एक्साइज ड्यूटी और रोड सेस बढ़ा दिया है। यह फैसला तब हुआ है जबकि दुनिया भर की अर्थव्यवस्था पर कोरोना वायरस के प्रभाव से कच्चे तेल की कीमतों में बड़ी गिरावट हुई है। हालात यहां तक आ गए हैं कि पिछले दिनों अमेरिकी बाजार में इसकी फ्यूचर प्राइस नेगेटिव में चली गई थी। तब भी दिल्ली के बाजार में पेट्रोल 71 रुपए 26 पैसे प्रति लीटर तो डीजल 69 रुपए 39 पैसे प्रति लीटर के भाव से बिक रहा था। अब सवाल ये उठता है कि दुनिया भर में बाजार में कच्चे तेल की कीमत पानी से भी कम हो गई है, तो हमें पेट्रोल डीजल इतना महंगा क्यों मिल रहा है? आइए हम समझाते हैं आपको 1 लीटर पेट्रोल और डीजल की कीमत में केंद्र और राज्य सरकारों को कितना फायदा होता है और कैसे आपकी जेब कटती है। एक्साइज ड्यूटी बढ़ाने का आम जनता पर कोई असर नहीं होगा, क्योंकि कीमतों में बढ़ोतरी की भरपाई तेल कंपनियां खुद करेंगी और पेट्रोल डीजल की खुदरा कीमत पहले जैसी ही रहेंगी। हालांकि इस इजाफे से केंद्र के राजस्व में वृद्धि होगी। दुनिया में कच्चे तेल की कीमतों में आई कमी का फायदा भारतीय जनता को नहीं मिल पाएगा। इस बदलाव में 8 रुपए प्रति लीटर के हिसाब से पेट्रोल डीजल पर एक्साइज ड्यूटी बढ़ाई गई है। इसके अलावा 2 रुपए प्रति लीटर पेट्रोल पर और 5 रुपए प्रति लीटर डीजल पर स्पेशल एडिशनल ड्यूटी भी लगाई गई है। इस तरह से कुल मिलाकर पेट्रोल की कीमत में 10 रुपए और डीजल की कीमत में 13 रुपए का इजाफा हुआ है। तेल से सरकार की कमाई कैसे होती है, इसे इस तरह समझा जा सकता है कि जब आप 71 रुपए लीटर की दर से पेट्रोल खरीदते हैं तो सारा पैसा पेट्रोल कंपनियों को नहीं देते। इसमें से आधा से ज्यादा पैसा टैक्स के रूप में केंद्र और राज्य को जाता है। इस समय दिल्ली में 1 लीटर पेट्रोल की बेस प्राइस 17 रुपए 96 पैसे है। इसमें केंद्र सरकार एक्साइज ड्यूटी के रूप में 32 रुपए 98 पैसे, ढुलाई खर्च 32 पैसे, डीलर कमीशन 3 रुपए 56 पैसे और राज्य सरकार का वेट 16 रुपए 44 पैसे होता है। राज्य सरकार का वेट डीलर कमीशन पर भी लगता है। इस तरह कुल मिलाकर पेट्रोल की कीमत 71 रुपए 26 पैसे हो जाती है। इसमें केंद्र और राज्य सरकार का टैक्स 49 रुपए 42 पैसे है। इसी तरह डीजल पर भी केंद्र और राज्य सरकार का प्रति लीटर टैक्स 48 रुपए 9 पैसे है। पिछली बार साल 2014 से 2016 के बीच कच्चे तेल के दाम तेजी से गिर रहे थे, तो सरकार इसका फायदा आम लोगों को देने के बजाय एक्साइज ड्यूटी और रोड सेस के रूप में अपनी आमदनी बढ़ाई थी। नवंबर 2014 से जनवरी 2016 के बीच केंद्र सरकार ने 9 बार एक्साइज ड्यूटी बढ़ाई है और केवल 1 बार राहत दी। ऐसा करके साल 2014, 2015 में 2018 और 2019 के बीच केंद्र सरकार ने तेल पर टैक्स के जरिए 10 लाख करोड़ रुपए कमाए थे। वहीं राज्य सरकार ने भी इस बहती गंगा में हाथ धोने से नहीं चूकी। पेट्रोल डीजल पर वेट ने उन्हें मालामाल कर दिया। साल 2014-15 में जहां वेट के रूप में 1.3 लाख करोड़ रुपए मिले, तो वहीं 2017-18 में यह बढ़कर 1.8 लाख करोड़ रुपए हो गया। इस बार भी जब कीमतें घटनी शुरू हुई तो केंद्र सरकार ने इस पर टैक्स बढ़ा दिया। ब्यूरो रिपोर्ट। उधर पिछले साल तक दुनिया में पेट्रोलियम उत्पाद बड़े सीमित संसाधन समझे जाते थे। परंपरागत ऊर्जा स्रोतों की बजाय गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोतों का उपयोग करने की सलाह दी जाती थी, लेकिन कोरोना के कारण अब चंद महीनों में ही परिस्थितियां बिल्कुल अलग हो गई हैं। पेट्रोलियम उत्पादक ग्राहकों के लिए तरस रहे हैं। खपत में करीब 30% तक की गिरावट दर्ज की गई है। ऐसे में भारत ने इस स्थिति का फायदा उठाने को सोचा और तेल के रणनीतिक भंडार को भर रहा है। खबरों के मुताबिक भारत ने जमीन पर स्थित ऑयल रिजर्व के अलावा समुद्र में भी तेल का भंडारण किया है। लेकिन ऐसा न समझें कि इसका फायदा हमको और आपको होने जा रहा है। दरअसल पेट्रोलियम कंपनियों को इसका सबसे ज्यादा फायदा मिल रहा है। भारत ने वैश्विक बाजार में कच्चे तेल की घटी कीमतों का फायदा उठाते हुए अपने भूमिगत तेल भंडार, टैंक,
पाइपलाइन और जलपोतों में 3 करोड़ 20 लाख टन कच्चे तेल का भंडारण कर लिया है। भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा तेल आयातक देश है और देश अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए 85% कच्चे तेल की भरपाई आयात से करता है। दुनिया इस वक्त कोरोना संकट से जूझ रही है। कई देशों में लॉकडाउन है, कल कारखाने, उद्योग धंधे और रोजगार पूरी तरह ठप पड़े हैं। ऐसे में तेल की मांग अचानक गायब हो गई। पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के मुताबिक ऊर्जा क्षेत्र में ये अपने आप में अभूतपूर्व स्थिति है। इससे पहले ऐसी स्थिति कभी नहीं देखी गई। विश्व बाजार में कच्चे तेल के दाम टूटते चले गए और एक समय तो ऐसा भी आया जब अमेरिका के बाजार में दाम माइनस में पहुंच गए। भारत ने कोरोना संकट के बीच इस स्थिति का पूरा लाभ उठाया और अपने ऑयल रिजर्व को भरने के लिए बड़े पैमाने पर आयात किया। सऊदी अरब, यूएई और इराक से की गई कच्चे तेल की खरीद से 53,30,000 भूमिगत रणनीतिक भंडारों को भरने में मदद मिली है। वहीं 70 लाख टन तेल जलपोतों में रखा गया है। इसी तरह 2.5 करोड़ टन कच्चा तेल देश में स्थित डिपो, टैंकों, रिफाइनरी पाइपलाइनों और उत्पाद टैंकों में भरा गया है। कर्नाटक के मैंगलुरु और पाडुर, आंध्र प्रदेश में विशाखापट्टनम में भूमिगत तेल गुफाएं हैं। भंडारण किया गया ये तेल देश की कुल मांग का 20% के बराबर है। तेल की कीमतों में गिरावट से भारत के आयात बिल में कमी आएगी, जबकि कोरोना वायरस लॉकडाउन के चलते खपत में कमी का प्रभाव केंद्र और राज्य सरकार के राजस्व में देखा जा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट। और इसके पहले कि मैं आपको कुछ अन्य खबरों की ओर ले चलूं, आपको ये भी बता दूं कि यदि आप सरकार का आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड कर रहे हैं तो थोड़ा बच कर भी रहें, क्योंकि अभी तक एथिकल हैकर्स ने कहा है कि 9 करोड़ लगभग ये ऐप डाउनलोड हो चुका है और इससे आपकी प्राइवेसी को खतरा है। हालांकि सरकार ने इस बात से इनकार किया और कहा है कि हैकर्स से वो बात हो चुकी है और प्राइवेसी को किसी तरह का खतरा नहीं है, लेकिन अभी तक इस बात की पुष्टि नहीं हो पाई है कि आपकी प्राइवेसी को इस ऐप के डाउनलोड करने से खतरा है या नहीं, आपका फ़ोन सुरक्षित है या नहीं, आपके जो इसमें इंफॉर्मेशन दिए गए हैं वो सुरक्षित हैं या नहीं, इसका दुरुपयोग हो सकता है, ऐसा एथिकल हैकर्स ने माना है। उधर दुनिया की यदि हम बात करें तो दुनिया में कोरोना वायरस से अब तक करीब 37.5 लाख लोग संक्रमित हो चुके हैं। 2,60,000 के करीब मौत की खबर है। यूरोप में इटली की यदि हम बात करें तो वहाँ 29,315 के बाद अब ब्रिटेन महामारी का केंद्र बनता जा रहा है। लगभग 29,315 लोगों की मौत हुई थी इटली में। यहाँ पर यदि हम ब्रिटेन की बात करें तो यहाँ वो संख्या बढ़ गई है। यहाँ सबसे ज़्यादा 29,500 लोगों की जान अब तक जा चुकी है। उधर अमेरिका की यदि हम बात करें तो हर दिन औसतन 20,000 कोरोना के केस वहाँ सामने आ रहे हैं, जबकि 1,000 से ज़्यादा मौत की खबर है। ये माना जा रहा है कि जून से ये संख्या 3,000 प्रतिदिन हो जाएगी। अब तक यहाँ 72,000 से ज़्यादा लोगों की जान जा चुकी है। अमेरिका के लिए जून महीने में कोरोना संकट भयावह रूप ले सकता है। ट्रंप प्रशासन के एक आंतरिक रिपोर्ट की माने तो जून में अमेरिका में संक्रमण से रोजाना 3,000 से भी अधिक मौत होगी। वैसे तो कोरोना पूरी दुनिया में तबाही मचा रहा है, लेकिन अमेरिका में इसका कहर सबसे ज्यादा टूटा है। अमेरिका के लिए जून महीने में कोरोना संकट भयावह रूप ले सकता है। ट्रंप प्रशासन की एक आंतरिक रिपोर्ट के मुताबिक जून में संक्रमण के रोजाना 2 लाख नए मामले सामने आएंगे और हर दिन 3,000 मौतें होंगी। इस बीच ट्रंप प्रशासन ने अब व्हाइट हाउस के अधिकारियों को बिना अनुमति कांग्रेस में बयान देने से भी रोक दिया है। दुनिया भर में 50,000 से ज्यादा नए कोरोना मरीज मिले हैं। इनमें से 23% अमेरिका में सामने आए हैं। वहीं दुनिया में हुई कुल मौतों में 28% अमेरिका में हुई है। उधर इटली और स्पेन के बाद अब ब्रिटेन यूरोप में कोरोना का एपिसेंटर बन गया है। यहाँ सबसे ज्यादा 29,427 लोगों की जान जा चुकी है, जो इटली में हुई 29,315 मौतों से अधिक है। ब्रिटेन में एक दिन में 693 लोगों की मौत हुई और 4,406 नए केस मिले हैं। यहाँ संक्रमितों का आंकड़ा करीब 2 लाख हो गया है। ब्रिटेन में प्रोफेसर लॉकडाउन के नाम से मशहूर नील फर्गुसन ने सोशल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन करने पर इस्तीफा दे दिया है। वो ब्रिटिश सरकार के मुख्य सलाहकार थे। उनकी सलाह पर ही प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने 23 मार्च को देश में लॉकडाउन की घोषणा की थी। दुनिया में कोरोना वायरस से अब तक 37,26,668 से अधिक लोग संक्रमित हुए हैं। वहीं 2,58,000
295 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। ब्यूरो रिपोर्ट। और आप देख रहे हैं देश की बात। अब बात करते हैं आज के दिन के ऐतिहासिक महत्व की। 6 मई का दिन बेहद अहम। 26 नवंबर 2008 को देश की आर्थिक राजधानी मुंबई पर हुए आतंकी हमले के दोषी कसाब को आज ही के दिन यानी 6 मई 2010 को फांसी की सजा सुनाई गई थी। मुंबई के 10 आतंकवादियों ने हमला किया था। सुरक्षा बलों ने 9 आतंकवादियों को मार गिराया था, जबकि अजमल कसाब को जिंदा पकड़ने में सफलता मिली थी। इस आतंकी हमले में 166 लोग मारे गए थे और सैकड़ों अन्य लोग घायल हुए थे। साल 1857 में आज ही के दिन ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल नेटिव इन्फेंट्री की 34वीं रेजिमेंट को भंग कर दिया था। रेजिमेंट के सिपाही मंगल पांडे ने ब्रिटिश शासन के खिलाफ विद्रोह किया था, जिसकी चिंगारी ने देश के पहले स्वतंत्रता संग्राम यानी गदर की नींव रखी थी। पेनी ब्लैक दुनिया की पहली चिपकने वाली डाक टिकट थी, जिसका प्रयोग सार्वजनिक डाक टिकट प्रणाली में किया गया था और इसे ग्रेट ब्रिटेन और आयरलैंड की यूनाइटेड किंगडम द्वारा 1 मई 1840 को जारी किया गया था, ताकि इसका प्रयोग उसी साल 6 मई से किया जा सके। इस तरह से दुनिया की पहली गोंद लगी डाक टिकट होने का श्रेय हासिल।